हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपकी व्यय विधि संबंधित सावधानियों के ऊपर है। देखो, हमने मूल्य वृद्धि विधि जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमने वो खत्म कर ली। आय विधि उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थी वो भी हमने खत्म कर दी। अब व्यय विधि की बात कर लेते हैं जो कि पेपर में आ जाता कई बार और ये काफी छोटा है। ठीक है, इसमें तकरीबन 7 पॉइंट इसमें भी मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है ना, मैंने कितने पॉइंट लिख दिए? 5 पॉइंट मैंने आपके सामने लिख लिए हैं। ठीक है ना, काफी सारे पॉइंट रिपीट होने वाले, इसलिए मैं बार बार बोलूंगा। पहले प्लीज किसी भी तरीके से मूल्य वृद्धि विधि को समझ के आ जाओ जो मैंने पढ़ा रखी है। देन उसके बाद मूल्य वृद्धि विधि के बाद आय विधि पढ़ो जो मैंने सेकंड में पढ़ाई है। सिर्फ सुन लो, अगर आप नहीं लिखना भी नहीं चाहते मत लिखो, बट सुन लो। पहली वीडियो 17 मिनट की, दूसरी वीडियो 20 मिनट की है। अगर आप 1.5 या 1.25 की स्पीड से भी सुनोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद सिर्फ ये सुन लो, काफी सारे पॉइंट तो रिपीट ही होंगे। ठीक है, 7 में से 5 पॉइंट तो रिपीट होने वाले हैं। ठीक है ना, तो उनको सुन के आओ, फिर इसको पढ़ना, बहुत आसान लगने वाला है। तो स्टार्ट करें व्यय विधि संबंधी सावधानियां। देखो, पहली सावधानी क्या है, ये हमने मूल्य वृद्धि विधि जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, संबंधित सावधानियां, तो उसमें पहली सावधानी यही वाली थी। सेम कॉपी मैंने वहीं से लिखा है कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं करते हैं। देखो वही लिखा हुआ है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जो होता है या फिर मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया जो व्यय होता है वो अंतिम वस्तुओं में ऑलरेडी क्या होता है, शामिल होता है। तो वही लिखा हुआ है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य या मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय अंतिम वस्तुओं के मूल्य में शामिल होता है। यदि मध्यवर्ती वस्तु पर किए गए व्यय को फिर से शामिल किया गया तो इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और ये पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं फिर भी रिपीट करता हूं, जिन बच्चों ने वो 2 वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूं। वैसे समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को कि मध्यवर्ती वस्तुओं को कभी भी शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वो अंतिम वस्तुओं में ऑलरेडी इंक्लूड होती है। अगर फिर भी आपने मध्यवर्ती वस्तुओं को इंक्लूड किया तो उससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, मैंने ये बोला। तो मध्यवर्ती वस्तुओं को इंक्लूड नहीं करना, अगर आप करोगे जबरदस्ती मध्यवर्ती वस्तु को इंक्लूड तो उससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरा, ये पॉइंट जो है किससे मिलता जुलता मिलेगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा आय विधि से मिलता हुआ। वहां पे बस क्या था, हस्तांतरण आय थी, वहां पे हस्तांतरण आय था, यहाँ पे हस्तांतरण भुगतान है। भुगतान क्यों? क्योंकि आप व्यय विधि पढ़ रहे हो तो खर्चा बोलना पड़ेगा आपको, खर्चे के फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है ना, तो सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान या एक पक्षीय भुगतान, देखो एक पक्षीय भुगतान मैंने वहां पे समझाया था जो एक तरफा होता है, जिसमें सिर्फ देना देना होता है। ठीक है, तो सरकार द्वारा एक पक्षीय भुगतान या हस्तांतरण भुगतान, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता, दान। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता आप समझते हो क्या होता है? बेरोजगारी भत्ता मतलब होता है, ठीक है, जो खाली लोग बैठे हुए उनको कुछ ना कुछ दे देना खाने पीने के लिए। ठीक है ना, आदि पर किया गया व्यय भी इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके कारण अर्थव्यवस्था में कोई भी मूल्य वृद्धि नहीं हो रही है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी पे अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो जिससे अर्थव्यवस्था में कोई पैसा नहीं बन रहा है, कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं आ रही है, तो ऐसे को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट समझ लो। पहले, सबसे पहला, मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय शामिल नहीं होता, क्योंकि ये अंतिम वस्तुओं में ऑलरेडी शामिल हो चुका होता है। अगर फिर भी आपने मध्यवर्ती वस्तु पर किए गए व्यय को शामिल करने की कोशिश की तो उससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 2 कि जो हस्तांतरण भुगतान, यहाँ पे हम भुगतान वर्ड यूज करेंगे क्योंकि व्यय विधि है, तो हस्तांतरण भुगतान को भी शामिल नहीं करना, क्योंकि एक पक्षीय होता है, एक तरफा होता है, इससे कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अगला पॉइंट, ये पॉइंट भी ऑलरेडी कवर्ड था। दोनों मेथड, ये तो तीनों पॉइंट तीनों मेथड में सेम है कि स्वयं के उपभोग के लिए यानी स्व उपभोग के लिए जो वस्तुओं का आप उत्पादन करते हो उसे हमेशा शामिल करते हैं। ठीक है ना, बस थोड़ा सा लैंग्वेज मैंने चेंज कर दिया व्यय विधि के लिए, थोड़ा हर जगह सेम ही हो रहा था तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया कि स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं पर होने वाले व्यय के आरोपित मूल्य को, आरोपित मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू को यानी इंप्यूटेड वैल्यू को शामिल किया जाएगा। और शामिल किया जाएगा, क्यों किया जाएगा? क्योंकि इन वस्तुओं के मूल्य को जीडीपी में यानी सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? मैंने बताया था, अगर आप स्वयं के उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हो, गमले में नहीं, मैंने दोबारा बोल रहा हूं, गमले वमले में नहीं करना है, किचन गार्डनिंग नहीं करनी है, किचन गार्डनिंग नहीं करनी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, घर के आगे पीछे नहीं उगाने हैं, आपका काम होना चाहिए उगाने का, प्रोडक्शन करने का काम होना चाहिए। तो अगर आप स्वयं के उपभोग के लिए उगाते हो, मैंने कहा था जैसे कि मैंने 100 किलो उगाया, कितना उगाया? 100 kg उगाया, जिसमें से मैंने 70 किलो तो मार्केट में बेच दिया और 30 किलो मैंने खा लिया, है ना। तो जो मैंने 30 किलो खाया ना, इसको भी मैं क्या मानूंगा? जीडीपी का पार्ट मानूंगा। क्यों? अगर मैं 30 किलो नहीं खाता तो मैं 100 का 100 किलो अगर मैं बेच देता मान लो, तो फिर मैं 30 किलो मार्केट से अपने लिए तो लेके आता ना। तो गवर्नमेंट बोलती है काम कर लेना, तो 30 किलो रोक ले, देख या तो 100 किलो 100 का 100 किलो में बेच के आऊं मार्केट में,
तो फिर मुझे 30 किलो फिर भी अपनी फैमिली के लिए लाना पड़ेगा। इससे अच्छा भाई मैं 70 बेचूं 30 रोक लूं, तो बात तो एक ही है ना। तो अगर मेरा काम ही है प्रोडक्शन करना, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 100 किलो उगाऊंगा, 70 दे दूंगा, 30 रोक लूंगा, ठीक है। या दूसरा तरीका ले सकते हो, 100 के 100 पहले बेच दो फिर 30 ले लो, तो बात तो एक ही है, 70 दे दो 30 ले लो। बात समझ आ गया? दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार सुन लेना। 100 किलो उगाया जिसमें से 70 दे दो और 30 अपने पास रोक लो, तो जीडीपी में कितना जुड़ेगा? पूरा 100 का 100 जुड़ेगा। चाहे आप 70 दो 30 रोक, तब भी कितना जुड़ेगा? 100 जुड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है? पहले पूरा का पूरा 100 दे दो उसको, फिर वापस 30 वापस ले लो, दुकान से खरीद के लेके आ जाओ 30, तब भी 100 ही जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी में तुमने उत्पादन कितना किया? 100 का किया, तो जितना उत्पादन किया जाता है वो जुड़ेगा, तो 100 उत्पादन किया था, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला? जितना आप वस्तुओं का उत्पादन करते हो उससे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का जो आरोपित मूल्य है, उत्पादित वस्तुओं पर होने वाले व्यय के जो आरोपित मूल्य है उसको जोड़ा जाता है। तो वस्तुओं का जो उत्पादन होता है स्वयं के उपभोग के लिए, हमेशा वो जोड़ा जाता है तीनों मेथड में। ये मैं हमेशा पढ़ाता हुआ आया हूं आपको, ठीक है ना। बट सेवाओं को नहीं जोड़ते, मैंने हमेशा ये बोला है, समझ में आता है, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्तमान का जो उत्पादन होता है, वर्तमान का जो उत्पाद होता है ना, उसमें ये योगदान देता है, जीडीपी में योगदान देता है हमेशा। जीडीपी क्या है? वर्तमान जीडीपी के आकलन में क्या देता है? योगदान देता है। ये तीनों मेथड में सेम है बेटा, इसे याद कर लो, ठीक है ना। उसके बाद ये भी तीनों में सेम है, ये वाला पॉइंट भी तीनों के तीनों में आया है पॉइंट, ठीक है ना। कौन सा? जिन मकानों में मालिक स्वयं रह रहे हैं, यानी मकान मालिक खुद रह रहे हैं जिन मकानों में, उनका भी आरोपित किराया यानी इंप्यूटेड रेंट, एस्टिमेटेड रेंट शामिल किया जाता है। क्योंकि सभी मकानों का क्या होता है? किराया मूल्य होता है। किराया मूल्य मतलब रेंटल वैल्यू होती है, फिर चाहे मकान मालिक उसमें खुद रहे चाहे उसे किराए पे दे। और पढ़ा के थक चुका हूं मैं, बात समझ आ रही है ना। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, वरना पता है रिपीट करने के चक्कर में, वरना तो हो चुके हैं सारे ये। जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उसका भी मूल्य शामिल करना है, चाहे मकान मालिक उसे किराए पे दे चाहे खुद रहे, मुझे उससे मैटर नहीं है भाई। हर केस में उस घर की वैल्यू जो उसकी रेंटल वैल्यू होगी, चाहे खुद रहेगा तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं उसे किराए पे देता तो क्या वैल्यू होती, ये मैंने समझाया था, है ना। और अगर किराए पे दिया फिर तो वैल्यू पता ही है हमें, 5,000 पे किराया आ रहा है, 10,000 किराया है, तो वो वैल्यू में जोड़नी चाहिए, ठीक है ना, या किराया दे रहे हैं जो भी है। उसके अलावा ये नया पॉइंट है, ये हम पढ़ाएंगे। तो पहले 4 पॉइंट में क्लियर करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। पहला, मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय शामिल नहीं होता, यानी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं होता, क्योंकि वो अंतिम वस्तुओं में ऑलरेडी शामिल हो चुका होता है। अगर फिर भी आपने शामिल करने की कोशिश की तो उससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान या एक पक्षीय भुगतान कभी भी शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। बात समझ आ गया। पॉइंट नंबर 3, स्वयं के भोग के लिए अगर आप वस्तुओं का उत्पादन करते हो या उस पर कोई खर्चा कर रहे हो तो वो शामिल होता है, वो हमेशा शामिल होता है तीनों विधि में। वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, स्वयं को भोग के लिए वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उस पर जो व्यय होता है या वस्तुओं का जो उत्पादन होता है वो हमेशा शामिल होता है, क्योंकि वो वर्तमान के जीडीपी के क्या आकलन में शामिल होता है, उसमें योगदान देता है। उसके अलावा स्वयं के मकान में अगर कोई मकान मालिक खुद रह रहा है, ठीक है ना, तो उसका भी आरोपित मूल्य शामिल होता है, क्योंकि मकान में चाहे मकान मालिक खुद रहे चाहे उसे किराए पे दे, हर केस में उसका जो रेंटल वैल्यू होती है यानी जो किराया मूल्य होता है वो शामिल होता है। ये हमने पढ़ाया था। अब एक नया पॉइंट जो जुड़ा हुआ है वो सुनो, 5 पॉइंट। इसके बाद 2 पॉइंट और लिखवाने मैंने, ठीक है ना। शेयरों मतलब क्या होता है? जो शेयर्स होते हैं, शेयर मार्केट सुनिए ना, तो शेयर। बॉन्ड्स ये मान के चलो एक तरह से ऋण पत्र, डिवेंचर मान लो, ऋण पत्र मान लो, लोन इंस्ट्रूमेंट, लोन होता है ना, लोन सुना है, ऋण पत्र मान लो। तो शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए, ठीक है। अभी इतना समझ लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो शेयरों और बॉन्डो, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कभी ध्यान से कभी ना आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब आपके पास आएगा। तो बॉन्डो पर किया गया व्यय, तो शेयर हो गया या ऋण पत्र हो गया, लोन इंस्ट्रूमेंट हो गया, पर किया गया व्यय भी कुल व्यय में शामिल नहीं होगा। यानी इन पे अगर कोई खर्चा करते हो, अगर आप शेयर खरीदते हो या बेचते हो, बॉन्ड खरीदते हो या बेचते हो, तो इन पर किया गया व्यय भी शामिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्यवाही होते हैं, कागजी दावे मतलब क्या होता है? यानी सिर्फ पेपर वर्क होता है खाली। आपने आज रिलायंस के शेयर खरीद लिए, आज तुमने क्या नाम है टाटा के शेयर खरीद लिए, खाली ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोल के खरीदते बेचते रहते हो, ये करते हो ना। ये सिर्फ कागजी दावे होते हैं, इनका प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता। यही लिखवा है, इनका अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से कोई मतलब नहीं होता, इनका प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इनको शामिल नहीं करते, इनको लेने ही नहीं है। तो शेयरों बॉन्डों पर किया गया खर्च शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये केवल कागजी कार्रवाई है, इनका अंतिम वस्तुओं सेवाओं के प्रवाह से कोई मतलब नहीं है। बात समझ आ गया। 5 पॉइंट फटाफट से नोट डाउन करो, 2 पॉइंट और लिखवा रहा हूं, फिर फटाफट से एक बार और रीड करवा दूंगा वापस रिकैप। अब इस पॉइंट को ध्यान से लिखना, 2 पॉइंट रहेगा ना खाली। इसमें लिखा हुआ है पुरानी वस्तु, देखो ये पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहा है, ये पॉइंट भी तीनों में कॉमन था।
पुरानी वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय कुल व्यय में शामिल नहीं होगा। पुरानी वस्तु वाला तो कभी शामिल होता ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये पहली बार उत्पादित हुआ होगा या पहली बार इस पर खर्चा हुआ होगा, ये तभी शामिल हो गया होगा, तो बार बार शामिल नहीं होगा। हमने पहली बार बोल दिया था, तो वही लिखा हुआ है, पुरानी वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय, जो किया जाने वाला व्यय कुल व्यय में शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुरानी वस्तुओं का मूल्य पहले ही उत्पादन के वर्ष, यानी जब ये उत्पादन हुआ होगा उस साल वाले वर्ष में राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है। तो जब ये पहले ही मान लो 2014 में उत्पादन हुआ होगा, तो जब वही शामिल हो गया है, तो बार बार अगर आप खर्चा कर रहे हो तब थोड़ी ना बार बार होगा। तो पुरानी वस्तु पर जो क्रय विक्रय होता है या उन पर जो खर्चा होता है, तो उनको बार बार शामिल नहीं करते। जब पहली बार होता है ना खर्चा या पहली बार जो क्रय विक्रय होता है, उसी टाइम पे सेटल हो जाता है, पहली बार वाले केस में बार बार नहीं करते। तो ये पॉइंट रिपीट था बेटा, ठीक है ना। अब लास्ट पॉइंट देखो उसका, सरकार द्वारा जनता को निःशुल्क प्रदान की गई सेवाएं। अब देखो इस पॉइंट में देखो ध्यान से रखना, देखो सरकार अगर वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है, जिससे अर्थव्यवस्था में कोई भी मूल्य वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसको तो भाई शामिल नहीं करते। बट अगर सरकार निःशुल्क सेवाएं दे रही है, यानी ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मगर इससे अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि हो रही है, इससे अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि हो रही है, तो ये शामिल हो जाएगी। अब देखो ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है, सरकार द्वारा प्रदान की गई निःशुल्क सेवाएं कौन कौन सी, जैसे चिकित्सा, यानी कि जो जनता की जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रख रही है, जो सरकार है जनता के स्वास्थ्य का क्या कर रही है, ध्यान रख रही है। सरकार जो है जनता का क्या है, स्वास्थ्य का क्या रखी है, ध्यान रख रही है। सड़क पर रोशनी ताकि जनता को सहूलियत मिले, ठीक है। अब सड़कें बना रही है, सड़क पर रोशनी लगा रही है, जिससे क्या है घर घर तक सामान आजकल बिक रहा है, तो उससे डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, रोजगार मिल रहा है लोगों को। भाई आजकल रेडी घर घर तक पहुंचे तो रोजगार भी तो बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है ना इससे, ठीक है। ये काम कर रही है। शिक्षा पर सरकार आजकल व्यय पे व्यय कर रही है, सरकार स्कूल बना रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई 20 रुपए तुम क्या नाम है महीने का, तुम 20 रुपए क्या वो फीस देते हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझ लो, है। तो सरकार शिक्षा पर व्यय कर रही है, क्यों कर रही है? अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से है, तो आगे जाकर के भाई देश के लिए तो अच्छा ही होगा ना, तो ये मूल्य वृद्धि लाएगी एक तरीके से। तो यही लिखा हुआ है, सरकार द्वारा जनता को निःशुल्क प्रदान की गई सेवाओं जैसे निःशुल्क चिकित्सा, सड़कें बना रही है, या सड़क की जो रोशनी पर किए गए व्यय, ठीक है ना, शिक्षा पर व्यय आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, क्योंकि इन पर किया गया व्यय सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का अंग होता है। जो सरकार का जो खर्चा होता है ना, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय एक हेड होता है, उसका खर्चा माना जाता है, सरकार का खर्चा माना जाता है, और ये अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि लाती है, अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि भी लाती है, और अर्थव्यवस्था के जो फ्यूचर जो ग्रोथ है, अर्थव्यवस्था का जो फ्यूचर का जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत लाभदायक है। भाई मानव पूंजी निर्माण के लिए ये, अगर शिक्षा पर व्यय होगा, स्वास्थ्य पर व्यय होगा ना, तो मानव पूंजी निर्माण होगा, ठीक है। हमारे देश का जो ह्यूमन कैपिटल है वो निखर के आएगा। अब मैं सारे पॉइंट एक बार रिपीट करूँ, फिर बंद करते वीडियो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, मुझे आप भी साथ में रिपीट करो। सबसे पहला पॉइंट था मध्यवर्ती वाला, मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय शामिल नहीं होता, क्योंकि वो अंतिम वस्तु में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। अगर आपने फिर भी इसे इंक्लूड किया तो उससे दोहरी गणना की समस्या क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। अब बचे 6। दूसरा पॉइंट क्या था, हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं करते, क्योंकि क्या होता है, इससे कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब बचे कितने, 5 पॉइंट। तीसरा पॉइंट था हमारा, स्वयं उपभोग के लिए जो भी उत्पादन करते हो उसका जो आरोपित व्यय होता है, आरोपित मूल्य होता है, उसको आपको क्या कर देना चाहिए, शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि स्व उपभोग के लिए जो वस्तुओं का उत्पादन होता है हमेशा उसे शामिल करते हैं, क्योंकि वो करंट आउटपुट यानी करंट जो उत्पादन होता है, जो वर्तमान जो जीडीपी होता है उसके अनुमान में उसको शामिल हमेशा करते हैं। ये हमने पढ़ा था हमेशा, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, चौथा था एक था आपका, जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनका आरोपित मूल्य हमेशा शामिल करते हैं, चाहे वो खुद रहे चाहे इसको किराए पे दे। ये भी हमने पढ़ लिया। फिर 5वां था हमारा, शेयर बॉन्ड्स पे अगर आप कोई भी खर्चा करते हो, क्रय विक्रय करते हो, मतलब क्रय विक्रय करते हो, कभी भी शामिल नहीं होगा, चाहे शेयर हो, बॉन्ड हो, डिबेंचर हो, ऋण पत्र हो, कोई भी हो, ठीक है, कभी शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक सिर्फ कागजी दावे होते हैं, इनका उत्पादन की क्रियाओं से लेना देना कुछ नहीं होता, ठीक है, वस्तु सेवाओं के प्रवाह से लेना देना कुछ नहीं होता। फिर हमने पढ़ा कि पुरानी वस्तुओं पर किया गया व्यय कभी शामिल नहीं होता, क्योंकि जब ये पहली बार उत्पादन हुई हो, जिनका उत्पादन पहली बार हुआ होगा, पहली बार जब इन पर खर्चा हुआ होगा तभी ये शामिल हो चुके होंगे, बार बार नहीं होता इनका कोई काम, ठीक है ना। उसके अलावा सरकार अगर जनता को निःशुल्क कोई सेवा दे रही है, निःशुल्क सेवा दे रही है, बट ऐसी सेवा जिसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट है, जैसे हमने बोला निःशुल्क चिकित्सा दे रही है, ठीक है, सड़क की रोशनी पर या सड़क पर जो बिजली के वो खंभे लगाए हुए हैं, ठीक है, शिक्षा पर व्यय दे रही है, तो इनको शामिल करेंगे, क्योंकि ये सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का क्या है,
एक पार्ट है, एक अंग है, और जो अर्थव्यवस्था के भावी विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के फ्यूचर के विकास के लिए अच्छा है, और मूल्य अर्थव्यवस्था में क्या लेके आती है, मूल्य वृद्धि लेके आती है। तो हमने वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों मेथड के हमने क्या कर लिए हैं, सावधानी हमने खत्म कर ली है, ठीक है ना। अब जो चौथी वीडियो में लेके आने वाला, वो लेके आने वाला जो निवेश गुणक यानी जो के यानी जो मल्टीप्लायर था, उसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं वो भी लेके आया था। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, 5 से लेके 7 नंबर क्वेश्चन, तो मैं उसके ऊपर भी क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेके आ जाता हूँ फटाफट से, ताकि आप उसे भी कर लो, ठीक है ना। चलो धन्यवाद दोस्तों।